हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज अनलॉक्ड पर। मैं अमित शुक्ला आपके सामने उपस्थित हूँ। अनअकैडमी, एमपीपीएससी, व्यापम और सीजीपीएससी कैटेगरी में टॉप एजुकेटर। तो गुप्त काल का हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम बहुत ही बेसिक जानकारी देखेंगे जो आप ऐसे ही कॉमन सेंस से ही सही कर देंगे, लेकिन इसमें कुछ अच्छी जानकारी भी रहने वाली है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिल्कुल भूलिएगा मत। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं एमपीजी के एमपी प्रीलिम्स 2020 मेंस के सिलेबस के अनुसार, तो आप अनअकैडमी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखिए, वहां पर बिल्कुल आइए। 2-3 दिन स्पेशल क्लासेस लीजिए, पूरी तरह से फ्री है। उसके बाद आपको सभी समझ में आ जाएगा, फिर हम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और रेफरल कोड आप सभी को पता है, अमित 93 लाइव का आप यूज करेंगे, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने नीचे दे के रखी है, बिल्कुल ऐड हो जाइए ताकि सभी हैंड रिटन नोट्स और ये सभी मिल सके। बाकी बातें अपन थोड़ी देर से करने वाले हैं, सीधे अपन आते हैं टॉपिक पर। और टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहां पर देखें तो हम देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के जो समकालीन राजवंश थे, है ना। क्या भाई साहब, गुप्त राजवंश जो है, गुप्त राजवंश के समकालीन राजवंश। यहां पर समकालीन का मतलब क्या होता है, तो समकालीन का मतलब होता है कंटेम्परेरी। समकालीन का मतलब क्या, कंटेम्परेरी। अब कंटेम्परेरी का मतलब कि एक अगर किसी क्षेत्र में ए राजा है तो किसी क्षेत्र में बी राजा भी तो होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समकालीन हो गए, कंटेम्परेरी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वाकाटक राजवंश। कौन सा राजवंश, वाकाटक राजवंश। अब यहां पर दो बात आती है कि वाकाटक राजवंश की दो शाखा थी, एक तो मुख्य धारा मतलब मुख्य वंश था, और एक बासिम शाखा का क्या था, राजवंश था। इसको हम कैसे याद रखें, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भैया वाक मतलब बोलने की शक्ति, तो भैया बोलने की शक्ति ऐसी होनी चाहिए, है ना, कि सभी क्या हो सके, उसके टकाटक देखते रहे, सुनते रहे आपको। तो वाक एक की वाक की शक्ति, तो भैया क्या हो जाएगा, विंध्य शक्ति, है ना, क्या हो जाएगा, विंध्य शक्ति। और सभी आपको क्या देख सके, टकाटक देख सके। तो सभी मतलब सर्व, तो भाई साहब क्या हो जाएगा, सर्वसेन जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं शालम कायन। शालम कायन राजवंश जो था, तो शालम कायन राजवंश के बारे में अगर हम बोले तो शाला में आपका एक दोस्त था जिसका नाम क्या था, देव, और सरनेम क्या था, वर्मा। तो देव वर्मन, आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं नाग राजवंश। तो नाग राजवंश जो है भाई साहब, नाग राजवंश नाम में ही छुपा हुआ है, जिसका संस्थापक थे भव नाग। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यहां पर एक और राजवंश था, माथर राजवंश। कौन सा राजवंश, माथर राजवंश। तो भैया माथे से गंगा निकली, किसके, शिव। तो भैया शंकर वर्मन जो है इनके थे संस्थापक। ठीक, उसके बाद बात करते हैं त्रैकुटक राजवंश। कौन सा, त्रैकुटक राजवंश। तो त्रैकुटक राजवंश जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखना 3 इंद्र, है ना, 3 इंद्रिया आप ऐसे याद रख लेना। तो इंद्रदत्त जो है ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हुन राजवंश। तो हुन राजवंश में क्या है भाई साहब, आप सभी को पता है, शुरुआत में ही याद करवा चुका हूं। तो तोरमान जो है इसके शासक थे। तो क्या बोला मैंने, वाक में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि सब सुन सके। शाला में आपका एक मित्र था देव वर्मा। नाग भैया भवनाग ही हो जाएगा। माथे से गंगा निकली शंकर के। 3 इंद्रिया, और हुन तो आपको बहुत ही अच्छे से पता ही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मैंने आपको हिंदू राजवंश के बारे में बताया था कि विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। लेकिन एक और मंदिर के बारे में हम बात करेंगे जो है बोरोबुदर का विशाल बौद्ध मंदिर। कौन सा भाई साहब, बोरोबुदर का विशाल बौद्ध मंदिर। बोरोबुदर का बौद्ध मंदिर याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा, है ना, बौद्ध का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जावा में, है ना, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, बौद्ध का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा,
ये एकदम याद रखना है आपको। और आप ये भी याद रखना कि शैलेंद्र वंश के शासक ने बनाया था इसको। कौन से? शैलेंद्र वंश के शासक। अब ये शैलेंद्र वंश के शासक को इसलिए याद भी रख सकते हैं अपन क्योंकि मलय जो है, मलय है ना, मलय का मतलब स्वर्ण द्वीप जिसको हम बोलते हैं, जिसमें इंडोनेशिया और ये सभी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको याद रखना, मलय जो है, मलय द्वीप। ठीक है, तो यहां पर हिंदू राजवंश की स्थापना किसने करी थी? शैलेंद्र ने ही करी थी। तो आप ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, बोरोबुदर का जो है शैलेंद्र ने क्या करा था भाई साहब? स्थापना करी थी शैलेंद्र वंश के शासक ने। और मलाया में हिंदू वंश की स्थापना भी इन्होंने की थी, मतलब भारतीय की। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। एक पॉइंट अगर आपको याद रखना है तो बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है कि बर्मा का वास्तविक प्राचीन में नाम क्या था? बर्मा, है ना, बर्मा। तो भैया बलमा कैसे याद रखोगे? बलमा से महिलाएं क्या मांगती है? सोना मांगती है। तो स्वर्ण भूमि याद रख सकते हो आप। क्या याद रख सकते हो? सुवर्ण भूमि। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर भूमि है, बलमा से भाई साहब क्या मांगते हैं? स्वर्ण मांगते हैं। तो सुवर्ण भूमि, एक सुवर्ण द्वीप भी है, ये याद रखिएगा, स्वर्ण द्वीप जिसको बोलते हैं। लेकिन आपको पता है कि स्वर्ण द्वीप क्या है? इंडोनेशिया एक द्वीप है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर ये याद करना है तो ये तो आपको याद करना ही है, बर्मा जो है सुवर्ण भूमि, लेकिन इंडोनेशिया कैसा है? द्वीप है। तो आपको याद हो जाएगा कि ये स्वर्ण द्वीप है, इसीलिए इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको याद रखना है श्रीलंका का, तो भैया श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिंहल द्वीप। क्या नाम था? सिंहल द्वीप। तो ये भी आप अपनी तरफ से याद रख सकते हो, सिंपल है। तो याद रखिएगा, द्वीप इंडोनेशिया के लिए, भूमि भाई साहब बर्मा के लिए। क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं। अब वास्तविकता में मैंने आपको लगभग सभी पॉइंट पढ़ा चुका हूं कि भैया मंदसौर अभिलेख में रेशम के बुनकरों की श्रेणी और ये सभी हम देख चुके हैं, विष्णु के 10 अवतार देख चुके हैं, एवरीथिंग, है ना। उसके बाद अगर मैं विष्णु मंदिरों की बात करता हूं तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया है। उसके बाद अगर तिगवा मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद नचना कुठार हो गया है, नागोद हो गया है ना, ये सभी हो चुके हैं। भीतर गांव का मंदिर, दशावतार मंदिर सबसे फेमस गुप्त काल में, है ना, ये हमारा हो चुका है। फिर उसके बाद उत्तर भारत में मंदिरों में जो शिखर निर्माण की बात होती थी वो भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, उदयगिरी की जो गुहा मंदिर है वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट हमारे हो चुके हैं, एकदम क्लियर कट आपको ये सभी बातें होंगी। अपन बढ़ते हैं आगे। अब जो पॉइंट है बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। ये बार बार जब आप पढ़ोगे ना तो ही हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं सिद्ध सेन के बारे में मैं आपको एकदम पढ़ा चुका हूं। जैसे मैं आपको बात करता हूं अभी इसके पहले वाला वीडियो, जिसने नहीं देखा है वो बिल्कुल देख लीजिएगा। यहां पर सबसे पहली बात तो ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, है ना, ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशी, ये सभी के सभी कालिदास ने रचना की है। इससे पहले याद करवा चुका हूं मैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, उसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद शूद्रक ने मृच्छकटिकम अपन पढ़ चुके हैं। विशाख दत्त की मुद्र राक्षस पढ़ चुके हैं। देवी चंद्रगुप्तम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कामसूत्र, वासव दत्ता, अमरकोश, पंचतंत्र, आर्यभट्ट, वृहत संहिता, सब चीज पढ़ चुके हैं। न्याय अवतार हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, और जहां पर आपने रचनाएं लिखी है वहीं पर एक पॉइंट याद लिख लेना, महायान सूत्रालंकार, है ना। क्या? महायान सूत्रालंकार, महायान सूत्रालंकार, है ना। ये किसने लिखे? तो आपको याद है योगासन, और ऐसा अपन ने पढ़ा था किसके लिए? असंग के लिए। योगा करते तो आसन की जरूरत होती है, तो ये भी महायान जो है असंग ने ही लिखा है ना, रचना की है। तो कैसे याद रख सकते हो भाई साहब? महायोग, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना दान महादान, तो आप महायोग याद रख लोगे तो आपको असंग दोनों के लिए याद रहेगा एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम आगे। तो ये लगभग हमारे सबके सब हो चुके हैं, इसमें कुछ भी ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक, आगे अगर हम देखें
तो आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले क्या किया, बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। आर्यभट्ट के अगर बारे में बात करते हैं तो इन्होंने आर्यभट्टियम, है ना, याद है ना आपको, आर्यभट्टियम जो है इसी में इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी क्या है, गोल है। उसके बाद इन्होंने ही और क्या बोला था कि भाई साहब अपनी धुरी पर क्या करती है, चक्कर लगाती है ना, अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, ये भी इन्होंने ही बोला था। इसी के कारण ग्रहण और ये सभी लगते हैं। ठीक, तो वराह मिहिर के लिए आपको क्या याद रखना है कि ज्योतिषी थे, और ज्योतिषी के बाद एक पॉइंट मैंने वराह मिहिर में 2 पॉइंट याद करवा दिए थे, बृहत संहिता और उसके बाद एक और था पंच सिद्धांतिका। लेकिन अब आप याद रख लेना वराह मिहिर, इनके लिए 2 और पॉइंट याद रखना। एक तो आप बृहत जातक याद रख लेना, क्या भाई साहब, बृहत जातक, ठीक है, क्या, बृहत जातक। और देखो बृहत का मतलब बड़ा होता है और बड़े का उल्टा क्या होता है, लघु होता है, तो लघु जातक, ठीक है, लघु जातक। तो आप जाति वाला पॉइंट याद रख लेना कि जाति किसके साथ है, वराह के साथ है, किसके साथ, वराह के साथ। याद रखना कि राह में किसी की भी जात और ये सभी नहीं पूछना चाहिए, इससे आपको ये हो जाएगा याद। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं, है ना। एक और व्यक्ति कल्याण वर्मन जो इसी के समय थे, कल्याण वर्मन ने एक रचना लिखी थी सारावली, है ना, क्या, सारावली। अब सारावली लिखी थी तो कैसे याद रख सकते हो, कल्याण, विश्व का कल्याण करो, यही सार है, सार मतलब सब कुछ यही है, विश्व का कल्याण करो, तो सारावली आपको यहां से याद हो जाएगा। ठीक, क्लियर पॉइंट। बढ़ते हैं अपन आगे। अब और अगर हम बात करते हैं तो नागार्जुन के बारे में आपको पता है, पारे का आविष्कार इसी समय पर हुआ था। सीधा का सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पारे का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक, और अगर हम विद्वान की बात करें आयुर्वेद के संबंध में तो धन्वंतरी आपको बहुत ही अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन जो धातु होगी, है ना, गुप्तकालीन जो धातु होगी, यहां पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण की बात करता हूं तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ना, मेहरौली का लौह स्तंभ, ये भी आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि मेहरौली का लौह स्तंभ कहां से गुप्तकालीन से संबंधित है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, कहां पर स्थित है, कौन सी शताब्दी में बना है, उसके बाद किसने बनवाया है, और भाई साहब किसकी याद में बनवाया है। ये 3 क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद आगे में करवाऊंगा, करीबन 2-3 सीरीज में आपके लिए चलाऊंगा आधे घंटे की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आपके पूरे के पूरे खत्म हो जाएगा गुप्तकाल बेहतरीन तरीके से। क्लियर बात। तो ये गुप्तकालीन धातु का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अपन आगे। अगले जो पॉइंट अपन देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जैसे सती प्रथा, ये आपका एक हिसाब से रिवीजन भी हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख हमको यहां पर पता चलता है। ठीक, उसके बाद की बात करते हैं हम हिंदू धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है यहीं पर पता चलता है ना। ये पॉइंट देखने की हालांकि जरूरत नहीं है। भागवत गीता जो है ना, भागवत गीता के भाई साहब यहीं पर इसका निर्माण हुआ, रचना हुई है। ठीक, उसके बाद महाभारत और रामायण, बहुत कॉमन बात जो आप केवल पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। महाभारत और रामायण का जो अंतिम संकलन हुआ था, मतलब बन रही थी, तो महाभारत और रामायण का अंतिम संकलन इसी काल में हुआ। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम और आगे देखें तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है, नारायण भट्ट ने हितोपदेश लिखा है। नारायण भट्ट वाला हितोपदेश शायद मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं। नारायण भट्ट के जो हितोपदेश वाली रचना है ये शायद मैं आपको करवा चुका हूं, अगर नहीं है तो आप क्या है लिख लीजिएगा कौन सा, नारायण भट्ट का हितोपदेश। क्लियर, नारायण भट्ट का हितोपदेश, तो लिख लो इसको। नारायण भट्ट ने क्या है भाई साहब, नारायण भट्ट ने हितोपदेश लिखी थी। आपके नोट्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे ना,
तो आपको क्या हो जाएगा, ये एकदम अच्छे से गुप्त काल खत्म हो जाएगा। नारायण भट्ट हितोपदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करते तो कालिदास की सभी रचना, मुद्र राक्षस और ये सभी, भट्टिका रावणवत, ये भी यहीं पर था। दशमलव और शून्य, याद रखना, दशमलव तथा शून्य का आविष्कार यहीं पर हुआ, है ना। दशमलव तथा शून्य का आविष्कार यहीं पर हुआ। उसके बाद आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत में बताया था, मैंने आपको अभी बता ही चुका हूं, तो उसको भी देखने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर होगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं आगे। अगर वराहमिहिर की बृहत संहिता पंच सिद्धांत का नहीं लिखेंगे, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत नहीं लिखेंगे, धन्वंतरी आपको पता ही है, सुश्रुत जरूर लिख लेना, है ना। ये क्या थे भाई साहब, वेद थे, ठीक है। तो सुश्रुत जो है ये भी गुप्त काल से ही संबंधित थे, ये भी एक नया पॉइंट निकल कर आता है, ठीक है। धन्वंतरी ने रस चिकित्सा की भी रचना की थी। तो ये अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट देखना है तो आप यहां पर लिख सकते हो, और ये छोटे छोटे से पॉइंट आप याद करेंगे यार बेटा, क्योंकि मैंने लगभग 90-95% तो याद करवा ही चुका हूं। अब हल्की फुल्की बातें तो आपको ही याद करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो रस चिकित्सा जो है धन्वंतरी, ये भी आप कैसे याद रख सकते हो कि भैया धन में सबका बहुत रस रहता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो सती प्रथा, भागवत गीता, महाभारत, रामायण का अंतिम संकलन, नारायण भट्ट, दशमलव, शून्य प्रणाली, सुश्रुत, रस चिकित्सा, धन्वंतरी, ये सब आपको बहुत ही बेसिक तरीके से याद हो जाएगा। क्लियर बात। अभी हम लूसेंट भी आने वाले समय में रिव्यू करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अपन अभी गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी के विकास की बात कर लेते हैं थोड़ा, जो भी इनके समय पर जो विद्वान थे या जो भी विज्ञान की बातें हुई है, ये हम देख लेते हैं। क्लियर बात। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी पर रोज 6:30 बजे विविध की क्लास चल रही है, जो आपकी सभी ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम में काम आता है, ठीक। इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूं। अनअकैडमी पर 6:30 से 7 बजे तक पढ़ाता हूं, बिल्कुल जुड़ जाइए। अमित 93 लाइव का आप यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर स्पेशल क्लास के की फीचर से आपके अनअकैडमी जब आप आते हैं, देखते हैं, ये सभी की फीचर्स आपके सामने दिख रहे हैं, आपको प्रोफाइल दिख ही रही है। जब भी आप अनअकैडमी पर आएंगे, फ्री क्लास आपको बहुत ही सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी। कोई भी एक टॉपिक, 2 टॉपिक पूरा आप देख सकते हैं, जिससे आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज पता चल जाएगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बाकी प्लस कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो रेफरल कोड आपको डालना पड़ेगा, अमित 93 लाइव। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी ढूंढना ना पड़े जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो, बिना इसके सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा। मैं आपको बार बोल रहा हूं कि जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक नीचे दे के रखी है, जुड़ जाइए और भाई साहब क्लास में आइए। किसी को कुछ समस्या है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, मुझे मैसेज करिए और पूछ लीजिए। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर विविध की बहुत सारी क्लासेस तो नहीं हुई है, 6 क्लासेस हुई है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐड बिल्कुल देख लीजिए। ये चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वहां पर देख सकते हैं। ये सभी ग्रुप है, कोई से भी एक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर लिंक सर्च कर सकते हैं अमित शुक्ला PDF और जुड़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले आर्यभट्ट की बात करते हैं हम। किसकी? आर्यभट्ट की। ये भी देखो बहुत ही कॉमन सी बात है, मैं आपको ये सब याद नहीं करवाने वाला हूं क्योंकि एकदम कॉमन है ये, ठीक है। 0 का सही मान, है ना, 0 का सही मान किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। कैसे याद रखोगे? जो भट्ट रहता है उसको 0 ही नंबर आते हैं मैथ्स में, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है ना। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है, ऐसे ये वाला एक पॉइंट आप याद रखेंगे, आर्यभट्ट ने ही बताया था, ठीक है। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण याद रखना भाई साहब, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये भी इन्होंने ही बताया था, एकदम ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्यभट्ट ने ही बताया था। पाई का सही मान, है ना, पाई का सही मान मतलब 22/7 या 3.1416, ये भी आर्यभट्ट ने ही दिया था, ठीक है। और इसीलिए इतनी सारी इनकी आविष्कार के लिए कि 0 का मान, ठीक है, 0 का मान इन्होंने दिया,
क्लियर। पृथ्वी गोल अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य का भी चक्कर लगाती है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पाई, ये सभी बातों के लिए यहाँ पर इनका जो देश की अपनी प्रथम सैटेलाइट है ना, देश की प्रथम सैटेलाइट जो है इनका, इसका नाम आर्यभट्ट के ही नाम पर रखा गया है, ये याद रखना। और इसके बारे में डिटेल पढ़ने के लिए अनअकैडमी पर आ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। कब भाई साहब? 19 अप्रैल 1975 में इसका क्या किया था? प्रक्षेपण किया गया था। तो ये आर्यभट्ट के बारे में हमारी जानकारी है। वराह मिहिर के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि वराह मिहिर ने क्या लिखा है। पंच बोला था मैंने, जहां जहां जाति आए यहाँ पर आ जाएगा। पंच सिद्धांति का वृहद संहिता याद करवा ही चुका हूं मैं। कहाँ के निवासी थे? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के निवासी थे। एमपी की क्लास में जो मैंने आपको कल या परसों फ्री क्लास में पढ़ाया है, तो वहां पर वराह मिहिर अपन देख के आए भी थे। तो यहाँ पर इनके बारे में ये इतनी सी बात हमको बाकी सभी पता है। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं? तो ब्रह्मगुप्त भैया, ये इनका एक्चुअली वास्तव में नाम क्या था? ये हर्ष के समकालीन थे, याद रखिएगा। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मा जी हमेशा हर्षित रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा है, ठीक है, वो ब्रह्म है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और इन्हें भिल्लमालाचार्य भी कहा जाता था। क्या भाई साहब? भिल्लमालाचार्य भी कहा जाता था। कैसे याद रख सकते हो आप? कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए लोग माला जपते रहते हैं, ठीक है, माला जपते रहते, तो ये आप याद रख सकते हो। क्लियर बात। जीरो के जनक थे ये अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, कभी भूलना मत जीवन में, है ना। ये अभी जब एमपी के फैक्ट्स पढ़ाऊंगा ना, ये तब भी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। तो ब्रह्मगुप्त ही जीरो के जनक थे, लेकिन जीरो का सही मान आर्यभट्ट ने दिया था, ये अंतर है, इसलिए कभी भी गलत मत होना, ठीक है। बात करते हैं हम आगे। तो देखो, अब ब्रह्मगुप्त ने जीरो का जनक थे, तो ज्योतिष जो थे, है ना, अगर मैं बोलता हूं इनके बारे में एक पॉइंट और, कि गणित में, है ना, गणित का जो सिद्धांत था उसको ज्योतिष में प्रयोग करने वाले ये पहले क्या थे? विद्वान थे। तो भैया ब्रह्मगुप्त है भाई साहब, हो जाएगा आपको याद। भास्कराचार्य के बारे में सबको पता ही होगा, तो देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम धनवंतरी की बात करते हैं, किनकी बात? धनवंतरी। तो धनवंतरी में हम इसीलिए नहीं देखेंगे क्योंकि चलो अपन इसके बारे में एक दो पॉइंट तो देख ही लेते हैं। आयुर्वेद के आचार्य माना जाता है इनको, है ना, किसका? आयुर्वेद का आचार्य, ये या जनक माना जाता है, किसका? तो भैया आयुर्वेद का, क्योंकि सब कुछ इन्हीं ने करा है ना। तो आयुर्वेद के आचार्य थे भाई साहब कौन? धनवंतरी। और शल्य चिकित्सा शास्त्र के जनक आपको पता है सुश्रुत। तो सुश्रुत जो है, ये सुश्रुत और नागार्जुन जो है, ये इन्हीं के आसपास, धनवंतरी के ही इधर आसपास या परंपरा में पैदा हुए थे। तो याद रखिएगा, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत और आयुर्वेद के आचार्य कौन थे? धनवंतरी। बात करते हैं हम आगे। तो भैया यहाँ पर सुश्रुत के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूं, शल्य चिकित्सा के पद्धति के जनक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। किसने सुश्रुत को प्रथम शल्य चिकित्सक कहा है ना? किसने सुश्रुत को प्रथम शल्य चिकित्सक कहा है? शल्य चिकित्सक कहा है, तो याद रखिएगा पार्क डेविस ने। किसने? पार्क डेविस ने। तो आप कैसे याद रख सकते हो पार्क डेविस? तो भैया सुश्रुत, ठीक है, आप इसको याद रख लेना, पार्क से रिलेटेड कोई भी एक आप अपने तरफ से कोरिलेशन बना लीजिएगा। बात करते हैं हम चरक के बारे में। तो ये आप चरक में क्या याद रखोगे? ये कुषाण, है ना, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में थे। हालांकि उस टाइम पे अपन पढ़ेंगे चरक के बारे में। अगर आप अभी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि चरक किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। और कौन थे? आयुर्वेद थे, ठीक है। चरक संहिता के नाम से जाने जाते हैं। और ये चरक जो है औषधि विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। क्या? औषधि विज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्लियर बात? औषधि विज्ञान के जनक जो है इनको माना जाता है। एकदम आई होप आपको क्लियर कट बात होगी यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारे गुप्त काल के बारे में एक छोटी सी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन थी, जो आपका ये लगभग पूरा करती है। क्लियर? चलिए